तो आइए बच्चों, अब हम लोग इस हिमशुक कहानी का प्रश्न अभ्यास करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? तो अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा इसलिए लेना चाहते थे कि वह जानना चाहते थे कि उनके तीनों राजकुमारों में कौन राजकुमार सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक चतुर है। कौन सा ऐसा राजकुमार है जो मेरा उत्तराधिकारी के योग्य है, युवराज बनने के योग्य है। तो यह जानने के लिए वह परीक्षा लेना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, हिमशुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी कैसे? हिमशुक तो राजा के लिए अमर फल लाया था, लेकिन अमर फल लेकर उड़ा, रास्ते में रात हो गई। रात में वह विश्राम करने की इच्छा से एक पेड़ पर रुक गया और उस अमर फल को पेड़ के एक खोखले छेद में रख दिया। और लेकिन वह जो खोखला छेद था पेड़ में, वह सांप का घर था। सांप जब बाहर से आया तो वह फल को खाना चाहा। इस क्रम में वह दांत फल में गड़ा दिए और दांत फल में गड़ जाने से दांत में जो जहर था वह फल में आ गया और फल जहरीला हो गया। लेकिन हिमशुक इस घटना से अनजान रहा, वह देख नहीं पाया और वह फल ले जाकर के राजा को दिया। राजा ने खाने से पहले मुख्यमंत्री की सलाह पर उसके एक टुकड़े को कौवे को खिलाया। कौवा खाते ही मर गया क्योंकि वो फल जहरीला हो गया था सांप के दांत गड़ाने के कारण। तो राजा को जब देखा कि यह फल जहरीला है तो उसने कहा कि यह हिमशुक जो है हमें मारना चाहता है, और उसने जल्दबाजी में हिमशुक की जान ले ली। यह जल्दबाजी में, राजा के जल्दबाजी में फैसला लेने के कारण यह अमर फल देना उसे महंगा पड़ गया। तीसरा प्रश्न है, राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित क्यों किया? तीसरा बेटा चतुर था, बुद्धिमान था। वह यह साबित किया कि किसी को भी अपराधी मानने के पहले, दोषी मानने के पहले हमें सही सही बात का पता लगाना चाहिए, सही जांच पड़ताल करनी चाहिए कि यह व्यक्ति सचमुच दोषी है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में फैसला लेने से निर्दोष आदमी को भी सजा मिल जाती है। तो यह दृष्टि छोटे राजकुमार ने बताया और कहानी के माध्यम से इसे सिद्ध किया। इसलिए राजा उसे बहुत चतुर और होशियार समझा और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश किसने और किससे कहे? कुछ वाक्यांश है जो यह बताना है कि यह वाक्यांश किसने कहा और किससे कहा। वाक्यांश सुनिए। तुम्हारी मां भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होगी। तो यह बात किसने कही? यह बात हिमशुक के पिता ने कही, हिमशुक से। दूसरा वाक्यांश है, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। तो यह वाक्य हिमशुक ने कहा राजा से। अगला प्रश्न है, वाक्यांश है, बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। तो यह वाक्यांश मुख्यमंत्री ने कहा और राजा से कहा। अगला वाक्यांश है, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। तो यह छोटा राजकुमार ने कहा और यह राजा से कहा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के चार चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक विकल्प सही है। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। हिमशुक एक नाम है और इसका चार विकल्प है, जानवर का, आदमी का, पक्षी का, जंगल का।
तो इसका सही विकल्प क्या है? पक्षी का। तो पक्षी का जो विकल्प है उस पर सही का निशान लगाया जाएगा। अगला है, किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था? पहला अवध, दूसरा विदर्भ, तीसरा गंधार, चौथा कोसल। तो अनोखा तोता किसके पास था? तो विदर्भ के पास था। विदर्भ इसका विकल्प जो है वो सही विकल्प, इस पर सही का निशान लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमशुक रात में कहां ठहरा था? पेड़ पर, पहाड़ पर, महल की छत पर और गुंबद पर। तो इसका सही विकल्प पहला है पेड़ पर। तो पेड़ पर सही विकल्प है, इस पर सही का निशान लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, जहरीले फल को राजा ने क्या किया? पहला विकल्प है नदी में फेंक दिया, दूसरा विकल्प जलवा दिया, तीसरा विकल्प स्वयं खा गया और चौथा गड्ढे में दबवा दिया। तो चौथा विकल्प जो है सही विकल्प है, गड्ढे में दबवा दिया, इस पर सही का निशान लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है पाठ से आगे का, सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए था? तो सजा देने से पहले राजा को भली भांति पता लगा लेना चाहिए था, सही सही बात को पता लगाना चाहिए था, सही तरीके से जांच पड़ताल करना चाहिए था कि उस फल को जहरीले बनने में, जहरीला हो जाने में हिमशुक की भूमिका है या नहीं है। हिमशुक यह जानता है था यह फल जहरीला है कि नहीं है, तो यह पता लगा लेना चाहिए था। सारी वस्तु स्थिति क्या थी, सही बात का पता उसे लगा लेना चाहिए था, तब किसी निर्णय पर उसे पहुंचना चाहिए था। दूसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कैसे चला होगा? तो यह जो कहानी है यह हमारे प्राचीन कहानी के ग्रंथों से लिया गया है। यह पंचतंत्र या हितोपदेश ऐसा ग्रंथ है जो कहानियों का संकलन है, जिसमें बुद्धिमानी का, राजनीति का, धर्म का, ज्ञान का, विज्ञान की तथ्यों पर आधारित कहानियां हैं। तो उन कहानियों को यह राजकुमार जरूर पढ़ा होगा और तब वह इस कहानी के मर्म को समझ पाया होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप हिमशुक हैं और राजा आप पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, तब आप क्या करेंगे? तो अगर हिमशुक हैं, मैं हिमशुक हूं और राजा मुझ पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, तो मैं यह पहले राजा को बताऊंगा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं अमर फल ही लाया हूं, बीच में यह जहर फल कैसे हो गया, यह फल जहरीला कैसे हो गया, मुझे यह पता करने का समय दिया जाए और मैं वस्तु स्थिति जो सही है उसे मैं प्रकट करूंगा। मैं निर्दोष हूं, मैंने किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं रचा है, मैं आपकी जान नहीं लेना चाहता हूं, आप मेरे आदरणीय हैं, मैं आपको अमर बनाने के लिए फल लाया हूं जो मेरे पिताजी ने दिया है। यह फल जहरीला कैसे बना मैं यह पता करूंगा। तो इस तरह से मैं राजा को अपनी वस्तु स्थिति बताता और अपना पक्ष रखता कि वह मुझे दोषी न माने, क्योंकि वह निर्दोष है, उसने कुछ भी षड्यंत्र नहीं किया है। अगला प्रश्न है, व्याकरण से संबंधित है। पठित पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिनमें ने का प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण दिया हुआ है, राजकुमार ने यह कहानी सुनाई। तो बहुत से वाक्य हैं जिसमें ने का प्रयोग हुआ है। जैसे राजकुमार ने आगे कहा, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है कि नहीं। आप ऐसा वाक्य लिख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, बुद्धिमानी की बात यही होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। यह भी एक वाक्य है। मंत्री ने कहा, आज आप बाल बाल बचे हैं,
फल जहरीला है, यह अमर फल नहीं मृत्यु फल है। राजा ने यह अनोखी बात सुनी तो वह भी उन दोनों को देखने गया। तो इस तरह से कई वाक्य हैं जो ने के प्रयोग हैं। जब राजा ने उस विचित्र पेड़ के बारे में सुना तो कहा वे फल जहरीले हैं, मौत के फल। तो इस तरह से कई वाक्य हैं जिसमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है। इस तरह से और भी वाक्य आप इस कहानी से छांट कर लिखेंगे जिसमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। साथ साथ, साथ साथ युग्म शब्द है, इससे वाक्य बनाना है। तो पिता और पुत्र साथ साथ उड़ चले, यह वाक्य हो सकता है। दो चार, दो चार दिनों में मैं लौटकर आ जाऊंगा, यह वाक्य हो सकता है। एक एक, उसने एक एक वृक्षों को देखा, उसने एक एक वृक्षों को देखा। या उसने एक एक पत्तियों को देखा, यह भी हो सकता है। पूरा पूरा, पूरा पूरा का वाक्य क्या हो सकता है? तो मंत्री ने राजा को पूरा पूरा विश्वास दिलाया कि यह फल खाने से पहले इसका जांच कर लेना जरूरी है। अगला है बढ़ते बढ़ते। तो बढ़ते बढ़ते से वाक्य बना सकते हैं। पिता और पुत्र बढ़ते बढ़ते जंगल के अंदर चले गए, यह भी वाक्य हो सकता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। मृत्युदंड, कृतज्ञ, विश्वासघाती, उत्तराधिकारी, राजकुमार, कृतज्ञ। अब वाक्य देखिए। पहला वाक्य है, जो किसी के विश्वास का ठेस पहुंचाए। तो इसके लिए क्या शब्द होगा? उपयुक्त शब्द इसके लिए होगा विश्वासघाती। दूसरा वाक्य है, राजा का लड़का। इसके साथ कौन शब्द होगा? राजकुमार। अगला वाक्य है, किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का हकदार। तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तराधिकारी। मौत की सजा, खाली स्थान, तो मृत्युदंड। अगला है, किए गए उपकारों को नहीं मानने वाला, तो कृतघ्न। किए गए उपकारों को मानने वाला, कृतज्ञ। अगला है, एक वर्ग पहेली है जो पृष्ठ संख्या 56 में है। इस कहानी का जो प्रश्न अभ्यास का पेज है उस पर है, वर्ग पहेली बनाया गया है। इस वर्ग पहेली में विशेषण है और वह 20 की संख्या में। तो इस वर्ग पहेली में विशेषणों को ढूंढना है और लिखना है। तो इसमें आप बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, आड़े तिरछे भी ढूंढ सकते हैं। तो पहला तो दिखाई पड़ रहा है विश्वासघात, फिर दिखाई पड़ रहा है छोटा, घना, महत्वपूर्ण, एक, सुरक्षित, बुद्धिमान, और भी कई हैं। तो आप उसको छांट करके लिखेंगे। यह मैं आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं। इसमें 20 विशेषण हैं, उसको आपको प्यारे, तो यह वाक्य विशेषण है, इसमें इसको आपको चुनना है। तो बच्चों, अब मैं यह ऑनलाइन कक्षाएं ही समाप्त करूंगा। आप इस कहानी को अच्छी तरह सुने, आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी में आपने यह समझा, ये नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी है।
व्यवहारिक बुद्धि प्रदान करने वाली कहानी है। तो बच्चों, यह कहानी में यह सीख है कि हमें किसी स्थिति में जल्दबाजी से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में किसी के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, हड़बड़ी में किसी को दोषी अपराधी नहीं मानना चाहिए, बल्कि सभी बिंदुओं पर और भी बातों पर छानबीन करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए, तभी किसी के बारे में कोई राय कायम किया जाना चाहिए। तो बच्चों, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबों का शुभ रात्रि।